Hello everyone, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture, we will discuss here past 10-year question paper of UGC NET JRF Part 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखना क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं. आज के पार्ट में हम 6th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कॉमर्स का. तो आइए शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कहा है? सो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर x एंड y द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x एंड टोटल ऑफ y अगर इक्वल है तो क्या होगा? द वैल्यूज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो या फिर इम्परफेक्ट. तो हमें पता है कि जब हम कोरिलेशन निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो उसके अंदर पहले हमें कोरिलेशन निकालना होता है, यानी कि R को कैलकुलेट करना होता है जो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट. तो ये चीज़ हम सीधे ही बता सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ में लिखी होती है कि वो आएगा नेगेटिव अगर दोनों का सम इक्वल है तो. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके अंदर पूछा है कि वैश्वीकरण के चालक कौन से हैं, यानी कि इंटरनेशनल अगर कोई बिज़नेस हमें करना है तो इसमें से मेन चीज़ें कौन सी हैं जो इसको अच्छा बनाएंगी या फिर इसके लिए हेल्पफुल होंगी. तो क्या होगा? जनसंख्या गतिशीलता विशेषकर श्रमिकों की, यानी कि अगर कोई लेबर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है या जाता है तो क्या ये इसका पार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस का या इंटरनेशनलाइजेशन का? यस, क्योंकि इसमें हम कितने फैक्टर्स को, कैपिटल, लेबर, तो ये तो मेन फैक्टर्स होते हैं ना. तो लेबर का ट्रांसफ़र, यस ठीक है. और वित्तीय प्रवाह यानी कि कैपिटल, तो ये भी ठीक है. निर्यात, असेंबली, प्रचालन, वित्तीय प्रवाह में ही निर्यात आ जाएगा. तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और हमें वैसे भी 2 ही पॉइंट को यहाँ पर टिक करना है. तो कौन कौन से हुए? बेस्ट ऑप्शंस 1 एंड 2. तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3. ओके, सो इन आवर नेक्स्ट स्लाइड वी विल, यहाँ पर हमें इस स्लाइड में दिखाना है मैच द कॉलम करके. तो मेरा मानना है कि अगर आप लिस्ट 2 से शुरू करेंगे मैच करना तो ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किससे रिलेटेड है? यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं, सेल्स ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं, प्रॉमिसरी नोट. तो आपको पहले का डी का ऑप्शन 1 लगाना है. तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, 3rd एंड 4th. अब बात आई 1 एंड 2 की, तो अब इनको देखते हैं. तो मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेती हूँ, यानी कि अगर मैंने ए चीज़ को कहा कि मैं तुझे दे दूँगी, मेरे पास कोई ए सामान है और मैंने कहा कि मैं सिमरन को देती हूँ, तो सिमरन को ए के ऊपर ऑनरशिप मिल गई, यानी कि ये ए जो चीज़ है अब वो सिमरन का उस पर राइट है. तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं, अगर कुछ ऐसा ऑप्शन दे रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या मुझे दिख गया, यानी कि जो ए होगा उसके लिए मुझे सेकंड मार्क करना है. तो ऑप्शन नंबर 1 में ही ये मिला क्योंकि 3 में नहीं मिला और वैसे भी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके थे. तो ऑप्शंस के थ्रू भी हम 1-2 चीज़ें अगर पता है हमें तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. अब इसके अंदर क्या है? मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी बता रही हूँ क्योंकि आप बुक्स में से ये क्वेश्चंस देख सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की है, लेकिन क्वेश्चंस को पेपर में कम टाइम में किस तरह से अटैम्प्ट किया जाता है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि क्या होता है, कई बार बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन पेपर में जाके स्टक हो जाता है. तो मैं यहाँ पर आपको बेस्ट टेक्निक भी बताऊँगी, साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी अगर जो बताने लायक है. ओके, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन. तो आपको बताना है कि इसमें से नॉन रैंडम मेथड कौन सा है. ठीक है, 2 तरह के मेथड होते हैं, एक रैंडम, एक नॉन रैंडम. रैंडम कौन सा होता है कि हम रैंडमली अगर कोई पॉपुलेशन है किसी को भी सेलेक्ट कर लें, वो रैंडम. और नॉन रैंडम क्या होता है, एक कोई पूरी पॉपुलेशन है, अब उसमें से मैं स्पेसिफिकली किसी भी बेस पर सेलेक्ट कर रही हूँ तो उसे नॉन रैंडम कहते हैं. अब रैंडम नॉन रैंडम के भी काफ़ी पार्ट्स हैं,
तो वो आप देख सकते हैं, वो ज़रूर देखना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो उससे रिलेटेड सारी थ्योरीज पढ़ो। तो आप खुद से पढ़ना रैंडम, नॉन रैंडम के जितने भी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर इसने क्या कहा है, नॉन रैंडम मेथड में सेलेक्टिंग सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन, किसी भी एक गिवन पॉपुलेशन में नॉन रैंडम का एक मेथड बताओ। तो मुझे दिख रहा है स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग है वो आती है रैंडम के अंदर। स्ट्रेटिफाइड के अंदर क्या होता है कि हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे फीमेल है मेल है, अगर एक एग्जांपल लेके चले तो हम दोनों में से अगर फीमेल 800 है मेल 200 है, तो मैं अगर सिलेक्ट करूँगी तो इनका रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करूँगी कि 80 इनको सेलेक्ट करूँ 20 इनको, इस तरह से स्ट्रेटिफाई नहीं आएगा यहाँ। सिस्टमैटिक के अंदर क्या होता है कि मुझे एक सिस्टम से सिलेक्ट करने हैं, ये मेरी एक पॉपुलेशन है और मैंने मान लिया कि मैं हर दूसरे इंसान को सिलेक्ट करूँगी। तो मैंने अगर यहाँ पर ओके हाँ इस तरह से मैं दिखा देती हूँ, अगर मैं दूसरे इंसान को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मैं इस तरह से सिलेक्ट करूँगी, ये सिस्टमैटिक। अब कोटा सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम कोटा फिक्स कर देते हैं, मतलब कि मैं उन्हीं को ही सेलेक्ट करूँगी जो मेरे पर्पस से डायरेक्टली लिंक है। तो ये वाला क्या हुआ, नॉन रैंडम मेथड। अगर ये इंसान मुझे मेरे पर्पस के लिए ठीक है, ये ठीक है और ये ठीक है, तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगी। ओके, जो डायरेक्टली असेसेबल हो और पर्पस से रिलेटेड हो। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग को ही बोलते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वालों को एक ग्रुप में डाल देते हैं, इस तरह से ग्रुपिंग कर देते हैं कि जैसे मेल फीमेल और या फिर रंग ग्रुप के अकॉर्डिंग जो भी कर दिया, और किसी भी एक ग्रुप को उठा लेते हैं एज एन सैम्पल। ठीक है, तो ये तीनों का चारों का समझ में आया क्या हुआ। इनमें से नॉन रैंडम सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है कोटा सैम्पलिंग। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। In the 10th question, in this question, according to sale of good act, which two of the following are defined as good? कि इसमें good की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या गुड हम किसे बोल सकते हैं। गुड होता है मतलब अच्छा, नहीं यहाँ पर गुड का मतलब अच्छा वाली बात नहीं है। गुड मतलब जो हम अपने कॉमर्स में पढ़ते हैं, कोई भी वस्तु उसका बात है, उसकी बात है। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज़, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स या बुक डेब्ट्स। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है कि क्या होगा। 1 सेकेंड, यस। सो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, आप खुद सोचिए। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होंगी, यस, क्योंकि गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, एक जगह से दूसरी जगह। ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर क्रॉप्स को मैं उगा रही हूँ लेके जा सकती हूँ, राइट। एक्शनेबल क्लेम्स नहीं हो सकता, बुक डेब्ट्स भी नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ, A and B। तो 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन द स्लाइड वी हैव टू मैच दीज फैक्टर्स। तो मैं वापस से कहूँगी कि आप पर्पस से सेलेक्ट करो, या फिर आप अगर आपको नाम याद है तो नाम से कर लो, पर्पस से याद है तो पर्पस से कर लो। मुझे यहाँ पर नाम से याद थे, तो YV रेड्डी कमेटी, एक तो ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, YV रेड्डी, SM केलकर। तो मैंने इन दोनों से सोचा इसको करने का। तो YV रेड्डी का क्या था YV रेड्डी ने क्या किया कि इन्होंने बैंक से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे जर्नल भी हैं, बैंक के गवर्नर जनरल थे 2013 के टाइम। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसके अंदर क्या था, रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, उससे रिलेटेड इनकी कमेटी थी। तो यहाँ पर मुझे दिखा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2013 की कमेटी थी ये। अब बात करते हैं SV केलकर जो कमेटी है, SM केलकर, ये बनी थी 1986 के अंदर। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ, ये 1986 में बनी थी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड। इन्होंने क्या कहा, RBI को बनाओ, RRBs को, सॉरी, रीजनल रूरल बैंक्स की, गांव में जो भी बैंक्स होती हैं उनका भी, उन्हें भी फाइनेंशियल इंक्लूज़न में लाया जा सके, उनको भी, फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनकी मदद के लिए इन्होंने ये कमेटी बनाई। और तो अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, हमने दोनों का देख लिया, लेकिन ऑप्शन जब मैंने देखे तो ऑप्शंस में क्या हुआ कि
वाई वी रेड्डी का 2, यानी कि ए का ऑप्शन 2 देखा मैंने, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। एस एम केलकर का मैंने देखा आरआरबी से रिलेटेड, फोर्थ, सी का फोर्थ देखा तो वो भी दोनों में है। तो इस तरह से तो अब मुझे इन दोनों में ही देखना होगा कि कौन सा आएगा। तो राशिद जलानी कमेटी का क्या था, इन्होंने कंट्रोल के लिए कैश क्रेडिट सिस्टम से रिलेटेड इन्होंने किया था। तो राशिद का मैंने जब मार्क किया तो मुझे पता लगा एक सेकेंड, ओके लेट मी डू इट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑडिट से रिलेटेड और ऐसी कोई चीज़ें, ऑडिट कंट्रोल या फिर कैश क्रेडिट से रिलेटेड कोई चीज़ दिख रही है। यस, फर्स्ट, तो हम इसको लगा सकते हैं राशिद कमेटी को, सेकंड को। तो जब मुझे बी का फर्स्ट दिखा तो मैं मार्क कर दूंगी सेकंड ऑप्शन, राइट। तो मेरा सेकंड ऑप्शन होने की वजह से अब मैंने बाकियों को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर मुझे बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। अ कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो क्या कंपनी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकती है, आप बताइए इन चारों ऑप्शंस में से पढ़कर। यस, तो यहाँ पर है कंपनी, कैसे, सीधा ही इसका बताते हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है कंपनी, कैन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है तो कंपनी केवन, यार फ्लो टूट गया मेरा, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर, या। सो अब इस क्वेश्चन को मैं ठीक से करवाती हूँ, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि कोई आ गया था रूम में और फिर उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई। तो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि नेशनल हाउसिंग बैंक हैज़ एस्टेब्लिश इन 1987 एज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है जिसे हम NHB भी बोलते हैं, अभी रिसेंटली मैंने इससे रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर से अपनी सारी ऑनरशिप को विड्रॉ कर लिया है, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो अब बताओ ये किसकी सब्सिडरी है, क्योंकि इसीलिए ये उस टाइम न्यूज़ में थी और इसीलिए क्वेश्चन रेज हुआ। तो अब बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी न्यूज़ आती हैं जो RBI से डायरेक्टली रिलेटेड हो या SBI से, तो आप ज़रूर पढ़ा कीजिए पिछले 1 महीने की, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, RBI की सब्सिडरी है फुल्ली ऑन, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी सर्कल इज़ अ टाइप ऑफ। तो ये तो हम सीधे ही बता सकते हैं कि क्वालिटी सर्कल किसका टाइप है, सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ओके। क्या हो रहा है ये, यस। सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टाइप है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली मार्क किए जा सकते हैं बड़े आराम से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट वेब मेकर्स, मतलब जो वेबसाइट वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्या एक चीज़ है जो नहीं है। तो पढ़ते हैं, वेब मेकर्स यूजुअली ट्राई टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेक्ट टू देयर साइट थ्रू ईमेल एडवर्टाइजमेंट। तो आपके साइट मेल पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते होंगे मेरे पास, जैसे जोमेटो के आते हैं और काफ़ी सारे जैसे बैंकर्स अड्डा, क्योंकि मेरा प्री वगैरह जो क्लियर हुए उसके बाद मैंने काफ़ी सारे मॉक्स भी ख़रीदे थे। तो मेन से रिलेटेड कि इंटरव्यू की आप तैयारी करना चाहते हैं, ये भी काफ़ी सारे मेल्स आते रहते हैं, तो आपके पास भी आते होंगे डेफिनेटली। तो हम इसे गलत नहीं बोल सकते कि, क्योंकि जो भी ऑनलाइन अपना बिज़नेस करते हैं तो वो मेल्स भेजते रहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, न्यूज़पेपर में भी देते रहते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉट ट्रू का बताना है, तो इसलिए हम इसे मार्क नहीं करेंगे। जो ट्रू नहीं होगा उसे मार्क करना है। यूज़ अट्रैक्शन लाइक डिस्काउंट, गिफ्ट, कॉन्टेस्ट, ऐसे ही डिस्काउंट भी देते हैं वो लोग कि आप सिर्फ आपके लिए ये डिस्काउंट, सिर्फ आपके लिए ये, तो इस तरह की चीज़ें, ये भी ठीक है। आस्क कंज्यूमर टू गिव देयर पर्सनल डाटा मैंडेटरी, ऐसा होता है क्या कि आपको कहे नहीं 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 आप अपने बारे में सब कुछ बताइए तभी आपको ये चीज़ खरीदने को मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके पास ऑप्शन होता है, आप उनसे अपनी शेयर करना चाहें इन्फॉर्मेशन तो कीजिए, वरना मत कीजिए, ओके। सो लास्ट ऑप्शन, गिवन अ लॉट पब्लिसिटी टू डिस्काउंट स्कीम, मतलब वो अपने डिस्काउंट स्कीम की बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं कि 10% डिस्काउंट प्लस 5% डिस्काउंट ऐसे करके, तो ये चीज़ तो है,
तो तीनों ऑप्शन ठीक थे, लेकिन जो थर्ड था वो गलत था, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी 17th क्वेश्चन के अंदर उसने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनकम्प्लीट। ये जो आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है ये पेपर है जो की आती है ना यूजीसी नेट की, तो वहाँ पर ये डाउनलोडेड है इसलिए। ओके, सो यहाँ पर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनअप्रोप्रिएट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखते ही बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या करो, सीधे ही मार्क करो वन तो सीधे क्या करोगे, थर्ड ऑप्शन, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइनिंग। तो तीनों चीज़ें जो हैं मुझे दिख गई इसके अकॉर्डिंग ठीक है, सिर्फ एक जो है वो गलत थी, थर्ड वन ग्रुप बिफोर आफ्टर। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगी ना ही लाऊं जो इजी होते हैं काफ़ी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अभी इसमें से मुझे देखना है कि जो करेक्ट नहीं है, बैंकिंग से रिलेटेड है। अब आरबीआई की आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, एक पेज में आरबीआई की वेबसाइट पे उसकी सारी चीज़ें हिस्ट्री के तौर पर दे रखी हैं। उसने उनमें क्या कहा हुआ है कि आरबीआई जो इम्पीरियल बैंक थी पहले, उसने एज एन सेंट्रल बैंक काम किया हुआ है। किसके लिए, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, बर्मा के लिए, बर्मा या म्यांमार अब बोलते हैं हम उसे, उसके लिए काम किया है। लेकिन बर्मा हमसे तो 1937 में अलग हो गया था, फिर भी आरबीआई ने 1947 तक उसके सेंट्रल बैंक के लिए की तरह काम किया था। तो ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है कि पाकिस्तान के लिए 1948 तक काम किया, ये भी ठीक है। पाकिस्तान के लिए हमने इंडिपेंडेंट के 1 साल के बाद तक भी काम किया था, तो ऑप्शन नंबर 2। और पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो दोनों एक ही थे एक टाइम तक, ठीक है। तो जब तक हमने पाकिस्तान के लिए काम किया तो उसका मतलब है हमने बांग्लादेश के लिए भी काम किया, ठीक है। तो जब पाकिस्तान से अलग हुए 1948 में, तो यूजुअली ये चीज़ तो है ना कि हम बांग्लादेश के लिए भी काम नहीं कर रहे थे। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है कि 72 तक काम किया, ये ऑप्शन है गलत, कि जब पाकिस्तान के लिए काम करना छोड़ दिया और उस टाइम बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हुआ ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप इंटरलिंक करके अपने बचपन में या फिर ऐसे सुनी हुई चीज़ें भी यहाँ पर नेट के पेपर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। तो थोड़ा बहुत जहाँ से भी नॉलेज मिले वो गैदर करते रहिए, करंट या फिर पुरानी, तो वो यहाँ पर ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उसका। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following term means the tendency of the supervision of rate of subordinate lower than his performance? अच्छा, मैं यहाँ पर एकदम खुल के आपको चीज़ें बताऊँगी, उसके बाद आप इसको मार्क करना। ये बोल रहा है यहाँ कि एक इंसान ने काम किया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ हैं सारे, लेकिन वो इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के इसने जितना काम किया ना उससे कम ही उसको मार्क कर रहा है। यानी कि उसको फिर अगर उसके 10 नंबर बनते हैं ना, तो वो फिर भी उसे 9 नंबर ही दे रहा है, वो भी मुंह बना के कि हाँ इसको तो गलतियाँ ही करनी होती है, कुछ इस तरह। ओके, ये इसमें क्वेश्चन में इस तरह की थीम दे के बोलना चाह रहा है वो। तो अब हॉर्न इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। हॉर्न क्या होता है, सींग, जैसे आप देखते हैं काफ़ी सारी मूवीज़ में कि एक बुरी आवाज़ आ रही होती है मन में से और एक अच्छी आवाज़ आ रही होती है। तो हॉर्न इफ़ेक्ट होता है ये बुरी आवाज़ वाला और हेलो इफ़ेक्ट होता है ये अच्छी आवाज़ वाला। तो हमारे मन में जब भी किसी के लिए बिना वजह या फिर उसकी कोई एक गलती देखकर ही उसके सारी अच्छे कामों पर भी एक गलत ही इम्प्रेशन आ रहा हो, जैसे किसी ने अगर एक ग्लास तोड़ दिया मान लो, ठीक है, ए ने तोड़ दिया और बी ने भी ग्लास तोड़ दिया। ए के लिए मेरे पास है हॉर्न इफ़ेक्ट कि पहले ही मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था और मैंने सीधे ही क्या कहा, इसका तो काम ही ऐसे, इसके मारो 2 थप्पड़, तो क्या हुआ, हॉर्न इफ़ेक्ट। लेकिन बी ने भी ग्लास तोड़ा और मैंने क्या कहा, इस गलती हो गई होगी, वैसे ऐसा है नहीं कि जानबूझ के कोई ग्लास गिरा दे, तो ये हुआ हेलो इफ़ेक्ट। आपको शायद अच्छे से समझ आया होगा हॉर्न और हेलो इफ़ेक्ट के बीच में डिफरेंस। तो ये था हॉर्न इफ़ेक्ट नेगेटिव और हेलो इफ़ेक्ट पॉजिटिव। दोनों ही चीज़ें वैसे गलत होती हैं कि आप ज़ीरो के बेस पे देखो ना उसे ज़्यादा पॉजिटिव समझो ना नेगेटिव समझो, जो है जैसा है बिल्कुल एज इट इज़ देखो, तो हम अच्छे से चीज़ों को परफॉर्मेंस को अप्रेज़ कर पाएंगे या
इवेल्युएट कर पाएंगे। अगर हॉर्न इफेक्ट है तो नेगेटिवली कर देंगे, और हेलो है तो फालतू में उसे ज़्यादा फ़ायदा दे देंगे। तो ये चीज़ थी। यहाँ पर आएगा हॉर्न इफेक्ट। आगे सेंट्रल टेंडेंसी आपको पता है, पॉइंटिंग टेंडेंसी, उनका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है। हॉर्न इफेक्ट आएगा आंसर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्रथम स्तर या पंक्ति की प्रेषण, मुझे हिंदी में थोड़ा सा दिख कम रहा है, सो लेट मी जूम इट। व्हाट इज दिस? या प्रथम स्तर या पहली श्रेणी के प्रेषक के कार्यों में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाएगा? यानी कि जो पहली श्रेणी के जो कम्युनिकेटर के काम है, तो उसमें बता दो आपकी सबसे अच्छी ऊपर किसको रखेंगे। यानी कि हमें बेसिकली इनकी एक टेबल के फॉर्म में या फिर ऊपर नीचे करके बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शंस देखते हैं। व्यक्तिगत कार्य आवंटन का, और कई बार बेस्ट ऑप्शन सारे के सारे भी हो सकते हैं, वो जैसे अभी देखोगे कि व्यक्तिगत कार्य आवंटन का निर्धारण करना, शिकायतों को सुनना, विवाद को समाधान करवाना, कामगारों की तकनीक ज्ञान के मार्गदर्शक करना, और उत्पादन के संबंध में कार्य नीति सूची। जो भी एक सुपरवाइज़र है तो वो तो सब कुछ देखेगा ना। इनमें से आपको एक भी काम ऐसा लग रहा है जो सुपरवाइज़र अगर ना करे तो काम चल जाएगा? नहीं। वो जब तक शिकायतें नहीं सुनेगा, काम नहीं बांटेगा, कामगारों की जो तकनीकी ज्ञान है वो नहीं देगा, और उनकी कार्यनीति में सुधार नहीं करेगा, तो उसका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सो आज के लिए ये क्वेश्चंस थे आई थिंक। ओके, और भी हैं क्वेश्चंस। सो आगे जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। लेक्चर आज फिर से लंबा हो रहा है। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, यहाँ पर मुझे ये देखना है। तो ओके, आज के लिए वैसे इतने ही बहुत हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, सो हियर, या फिर मैं इन्हें करवा, ओके